नमस्कार दोस्तों, 4 सितंबर 2025 रात 12 बजे नेपाल के आईटी मिनिस्टर पृथ्वी सिंह गुरुङ एक आदेश निकालते हैं जिसमें नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी को 1 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने का निर्देश देते हैं, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब जैसे मेजर ऐप एंड साइट्स जिन्हें आज की युवा सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगले दिन जब ये युवा इन ऐप्स को ओपन करते हैं तो एक मैसेज फ्लैश होता है, दिस ऐप इज बैंड ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। और देखते ही देखते लोगों के बीच एक अलग सा गुस्सा और आक्रोश देखने को मिलता है, खासकर उन युवाओं के बीच जिन्हें आज जेन जी कहा जाता है। लोगों को लगता है कि एप्स ने हमारी आज़ादी को बैन किया है। स्टूडेंट जो इन ऐप से स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, यूट्यूब से ट्यूटोरियल कोर्स लेते हैं, उन्हें लगता है अब हमारी स्टडीज का क्या होगा। और देखते ही देखते युवा हाथ में तख्तियां लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ इन ऐप्स को वापस चालू करने के लिए प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नेपाल के एक एनजीओ के साथ हामी नेपाल, जो इस प्रोटेस्ट को लीड करता है, ये युवा काठमांडू के माइतीगर मंडल से पार्लियामेंट तक एक रैली निकालते हैं। जब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता है तो पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर नेपाल पुलिस इन्हें रोक लेती है पार्लियामेंट की ओर जाने के लिए। इस रैली में अधिकतर जो लोग थे उनमें ज़्यादातर 20 से 25 साल के युवा थे, स्कूल और कॉलेज ड्रेस में। जब पुलिस द्वारा रोकने पर युवा विरोध करते हैं तो पुलिस इन पर लाठियां बरसाना शुरू कर देती है और वाटर कैनन, टीयर गैस के गोले छोड़ने लग जाती है। और तो पुलिस इन युवाओं पर फायरिंग कर देती है, जिसमें लगभग 19 स्टूडेंट की मौत हो जाती है, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी था। और जब ये खबर वायरल होती है तो पीसफुल प्रोटेस्ट एक हिंसक दंगे में बदल जाता है। देखते देखते लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरने लग जाते हैं। काठमांडू के अलावा नेपाल के अन्य बड़े शहरों में भी लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट लगभग 3 बजे कर्फ्यू लगा देती है, पर अब ये बेकाबू हो जाता है। नेपाल में हाल ही में जो ये हुआ है, इसके पीछे सोशल मीडिया साइट्स बैन कारण था या कुछ और, जानेंगे आज के इस वीडियो में। Online, a viral trend dubbed the Nepo Kids campaign is exploding. Gen Z is calling out the privileged children of powerful. नेपाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की एक पिटीशन का हवाला देती है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को लगभग 26 ऐप को रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन न कराने पर 7 दिन का नोटिस देकर बैन करने का आदेश देती है, जिसमें नेपाल गवर्नमेंट इन ऐप्स को हेट स्पीच, फेक न्यूज़ और ऑनलाइन फ्रॉड को बढ़ावा देने के नाम पर बैन कर देती है, क्योंकि इन ऐप ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। गवर्नमेंट का कहना था कि ये आम लोगों के हित में लिया गया फैसला है, पर यहाँ के लोगों का कहना था कि गवर्नमेंट ने उन्हें इसलिए बैन किया ताकि वो लोगों की आवाज़ को दबा सके। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. वहाँ पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार और मंत्रियों के नेपो किड्स के लग्जरी लाइफ स्टाइल को दिखा रहे थे। सरकार एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करना चाह रही थी। नेपाल में भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम पर है। नेपाली सरकार के द्वारा किए गए अधिकतर वादे ग्राउंड लेवल पर कभी भी पूरे नहीं हुए। वहाँ 10 में से 5 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अधिकतर युवा रोजगार के लिए नेपाल छोड़ दूसरे देशों में चले गए हैं। कई युवा तो इस बेरोजगारी से इतने परेशान हो गए कि रशिया यूक्रेन आर्मी में लड़ने तक चले गए। दूसरी ओर नेपाल सरकार के मंत्री इस बेरोजगारी की सिचुएशन को कंट्रोल करने की बजाय बेतुके बयान और अपनी जेबें भरने में बिजी थे। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग, अनि दूसरी ओर इनके किड्स के वीडियो रोज वायरल होते थे, जिसमें वो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को एक्सपोज करते थे, जिसमें महंगे और इम्पोर्टेंट कपड़े, पर्स, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां और विदेश के टूर के वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड करते थे। धीरे धीरे लोग इन पर आवाज़ उठाने लगे। लोगों के बीच एक हैशटैग नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। एक तरफ नेपाली युवा बेरोजगारी से परेशान होकर देश छोड़ने पर मजबूर होने लगे और दूसरी ओर ये नेपो किड्स अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर चर्चा में थे। एक और नेपाली युवाओं की बॉडी कॉफिन में पैक होकर अपने देश में आ रही थी, दूसरी ओर ये नेपो किड्स विदेशों से महंगे कपड़े और प्रोडक्ट लेकर आ रहे थे। साथ ही एक और बहुत बड़ी वजह थी प्रोटेस्ट के पीछे, नेपाली युवा सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी। नेपाल में भ्रष्टाचार अपने एक्सट्रीम लेवल पर था। हामी बिहे गर्ने डैडी आयातमा सुन तो 5% टैक्स बढ़ाई दे। ओके थ्याङ्क यू डैडी। Hey Dad, मेरे +2 भयो, I want to go to Harvard. हार्वर्ड सुन तो एग्रीकल्चरल टैक्स बढ़ाई दे। वहाँ हर छोटे से लेकर बड़े काम में भ्रष्टाचार का बोलबाला था
और इसका सबसे बड़ा कारण था नेपोटिज्म, यानी राजा का बेटा राजा ही बनेगा। और ऐसा ही हो रहा था नेपाल में पिछले काफी दशकों से। यहाँ लोकतंत्र कभी भी सही तरह से स्टेबल नहीं हो पाया था। हर बार वही मंत्री, वही मुख्यमंत्री और वही प्रधानमंत्री। वहाँ की लोकल पब्लिक इन सबसे उकता चुकी थी और वो बदलाव को लेकर काफी समय से इंतजार में थी। इसको लेकर नेपाल में पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं। नेपाल में इससे पहले राजतंत्र था, यानी प्रजा के द्वारा चुना गया राजा सत्ता को संभालता था, जिसे मोनार्की भी कहा जाता था। पर साल 2008 में नेपाल के लास्ट राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता से हटा दिया जाता है और नेपाल में लोकतंत्र स्टेबल हो जाता है। और वो कभी भी सही तरीके से स्टेबल नहीं हो पाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 2008 से लेकर अब तक मतलब 17 सालों में 13 बार नेपाल की गवर्नमेंट बदल चुकी है। कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कभी कोई, यानी बारी बारी से नेता डेमोक्रेसी के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। यहाँ के लगभग हर एक प्रधानमंत्री पर किसी न किसी बड़े करप्शन के आरोप लगे हैं और कोर्ट में ऑफिशियली केस चल रहे हैं, जो अपने आप में किसी भी डेमोक्रेटिव नेशंस के लिए बड़ी शेम की बात है। यानी यहाँ की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रही थी। लोगों की आवाज को अलग अलग तरह से दबा दिया जाता था। जब वहाँ की पब्लिक इनके भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपोटिज्म से पहले ही परेशान थी, और इस बीच इस तरह से सोशल मीडिया को बैन कर देना लोगों के अंदर चल रही चिंगारी के लिए आग का काम करने जैसा था। नेपाली युवाओं के बीच बचे थोड़े बहुत रोजगार के साधन को भी सोशल मीडिया एप्स बैन ने खत्म कर दिया था, क्योंकि नेपाल टूरिज्म में अधिकतर ट्रैकिंग, एडवेंचर एंड होटल बुकिंग इन ऐप के जरिए होती थी। नेपाल में हुए इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण यही रहा है। नेपाल गवर्नमेंट लगातार डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही थी और इसी बीच इस तरह से सोशल मीडिया साइट्स को बैन करना और जब युवाओं के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो उन पर गोलियां बरसाना इसका मेजर कारण था। और एक कारण और था नेपाल के नेताओं के बेतुके बयान। ऐसे बहुत से मौके आए जब नेपाल सरकार के मंत्री अपने बेतुके बयानों से चर्चा में रहे। जैसे हाल ही में जब एक मंत्री के काफिले के नीचे एक छोटी बच्ची आ जाती है और वो घायल हो जाती है। जब प्रधानमंत्री से मीडिया इस बारे में पूछती है तो वो इसे एक छोटी मोटी घटना बता देते हैं और बोलते हैं कि ये आम बात है। प्रधानमंत्री के ऐसा बयान फ्रस्ट्रेटेड नेपाली युवाओं को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर करने के लिए काफ़ी था और नतीजा आपने देखा ही होगा, संसद भवन को आग के हवाले कर दिया जाता है। नेपाल के पीएम के आवास सिंह द्वार को जला दिया जाता है। कई मंत्रियों को घर से निकाल के भीड़ के द्वारा नंगा करके पीटा जाता है। सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को तो एयरलिफ्ट कर जान बचाकर भागना पड़ता है। नेपाली पीएम और सरकार के मंत्री ऑफिशियली अपना इस्तीफा दे देते हैं। सोशल मीडिया पर लगा ये बैन हटा दिया जाता है। सेना सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसका ये युवा पूरा समर्थन करते हैं। नेपाल में ये उन युवाओं की जीत थी जो मौजूदा सरकार की मनमानी से परेशान थे। उन युवाओं के ताकत की जीत थी जिन्हें जेन जी कहा जाता है। और आखिर 12 सितंबर 2025 को नेपाल की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को सेना और इन युवाओं की पसंद और समर्थन से प्रधानमंत्री बना दिया जाता है।